हेलो बच्चों, आज आप लोग को बहुत ही आनंद आने वाला है। हम लोग बहुत अच्छी कहानी दो बैलों की कथा पढ़ने वाले हैं, है ना। ये बैलों की दोस्ती पर आधारित है। क्लास 11 पार्ट 3 दो बैलों की कथा। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं और इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 में वाराणसी जिले के में हुआ था। इनका असली नाम धनपत राय था। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी छोड़ दी और साहित्य में आ गए। सोजे वतन इनका एक जो कहानी संग्रह था उस पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी। सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि आपके उपन्यास थे और मानसरोवर नाम से आपकी 8 कहानी जो थी वो 8 भागों में प्रकाशित है। करबला संग्राम, प्रेम की बेटी आपके नाटक हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य में, हिंदी का जो लिटरेचर है उसमें उपन्यास सम्राट, उपन्यास माने नॉवेल, तो उपन्यास सम्राट माना जाता है। इनकी जो कहानियाँ या उपन्यास होते थे वो जीवन से जुड़े हुए होते थे, एक सामान्य इंसान के जीवन से जुड़ी हुई होती थी। अब दो बैलों की कथा शीर्षक है इस कहानी का, तो दो बैलों की मित्रता के संबंध में बतलाया गया है इसमें। अब प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि मनुष्य जो आचरण करता है, अनुभव करता है अपने पराये का, दुख सुख का, वो वैसा ही अनुभव पशुओं में भी होता है। वो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता। और जीवन के मूल्य माने जो दूसरे के दुखों को समझना, इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि करुणा का भाव हृदय में समेटे रहना है। इसमें पशुओं के साथ आत्मीय व्यवहार है तो कहीं होता है गांवों में, लेकिन कभी कभी कुछ जगह उनकी जो उपयोगिता माने उनका यूज जब ख़त्म हो जाता है, जैसे बैल बूढ़े हो जाते हैं, गाय दूध देना बंद कर देती हैं, तो उस दृष्टि में उनके जब वो काम नहीं कर पाते तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर ये कहानी कुछ इस प्रकार की है कि झूरी है, उसके पास 2 बैल हैं जो पछाई जाति के हैं। दोनों अच्छे हट्टे कट्टे लंबे तगड़े हैं, लेकिन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि वो एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर और प्रेम के नाते अपने सींग मिलाकर उस दोस्ती को प्रकट करते हैं। और मौन भाषा में ऐसा लगता है कि दूसरे से बात करते हैं। एक समय ऐसा होता है कि झूरी का साला उसको खेती बाड़ी के काम के लिए बैलों की आवश्यकता है, तो वो आके झूरी से ये बैल ले जाता है। लेकिन बैलों को रास्ते में ऐसा महसूस होता है कि उनको बेच दिया गया है, तो वो अपना विद्रोह प्रकट करने के लिए गया, उसको ले जा रहा है, जाने में के लिए उनका मन नहीं कर रहा। तो वो आगे, जब वो आगे की दांतों पसीना आने में बहुत अधिक तंग होना, परेशान हो जाना, तो ये जब दोनों बैलों को ले जा रहा है तो पीछे से हाँकता है तो दाएं बाएं भागते हैं, उनके रस्सों को खींच के आगे पकड़ के खींचता है तो दोनों पीछे की ओर जाते हैं, मारता है तो सींग झुकाकर हकारते हैं। अगर उनके पास वाणी होती तो वो जरूर झूरी से पूछते कि तुमने हमको क्यों बेच दिया, हमने कभी चारे के दाने पानी के लिए कोई शिकायत नहीं की, नहीं था तो मत देते, कम देते, रूखा सूखा दे देते, हम कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कहते, लेकिन तुमने हमें क्यों बेच दिया। संध्या के समय दोनों ही बैलों को, और हाँ, अगर काम की कमी रह जाती तो हमसे और काम ले लेते। शाम को गया ने दोनों बैलों को ले जाकर अपने खूटे पर बांध दिया चरनी पर, लेकिन दोनों बैलों ने जो भूसा चूना था उसमें चरनी में मुंह भी नहीं मार लगाया, क्योंकि उनको यहाँ सब सूना सूना लग रहा था, पराये लोग लग रहे थे। दोनों जब गांव में सोता पड़ गया, मैंने सब सो गए, रात में सन्नाटा छा गया, तो दोनों बैलों ने आपस में जैसे मौन भाषा में, मौन भाषा में सलाह की और दोनों ही खूंटे
अपने पगहे तोड़ाकर वहाँ से भाग आए। और सुबह झूरी देखता है कि दोनों बैल चरने पर उसके जहाँ वो चारा और खली चूनी उनको देखता था वहाँ पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में अब कहीं से भी भाग के आ रहे हैं खेतों के बीच से, तो दोनों गराव है, गले में गारा लटका हुआ है, पाँव में कीचड़ है। वो दोनों जाते हैं, वो दोनों विद्रोह से और प्रेम भाव से झूरी को देख रहे हैं। झूरी दौड़कर उनके गले से लगाता है, प्रेम करता है, चुम्बन लेता है। गांव के जो लड़के हैं उनको, उन पशु वीरों को इनाम के रूप में कोई रोटी लाकर देता है, खिलाता है, कोई घर से चोकर ले आता है और उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन झूरी की जो स्त्री है, ये उस गांव में अभूतपूर्व घटना नहीं है, इससे पहले ऐसा ना हुआ हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि पशुओं को जब बेचा जाता है तो वो दोबारा बहुत बार, अधिकतर वापस आ ही जाते हैं एक बार तो। झूरी की स्त्री ने जब बैलों को देखा उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी काम नहीं किया और चले आए। झूरी को ये अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि नमक हराम नहीं है, दाना पानी ना देते होंगे इसलिए चले आए। स्त्री ने रौब से कहा कि तुम ही बस थोड़ी देते हो दाना पानी, अगर वो दाना पानी देना जानते हैं तो अच्छे से काम भी लेना जानते हैं। और झूरी ने अपने जो मजदूर था उसको हिदायत दी कि बैलों को सिर्फ सूखा भूसा देना है, खरी चुनी नहीं देनी है। अब बैलों को जब खाने को मिलता वो एकदम सूखा होता, उनका खाने को जी नहीं करता। झूरी कहता थोड़ा सी खली डाल दे मजदूर को, लेकिन वो कहता मालकिन मुझे मार डालेगी। दूसरे दिन उसका झूरी का साला गया, फिर आया, दोनों बैलों को ले गया। इस बार वो उनको बांध कर जोत कर लेकर गया और फिर इस दोनों बैलों को ले जाकर दूसरे दिन उसने दोनों बैलों को फिर ले गया। और इस बार उसने तो दोनों को बैलों को बहुत मारा और हीरा को तो नाक पर खूब डंडे जमाए। और मोती ने खुद तो मार से झेल ली, लेकिन हीरा को जब मारने लगा तो उससे रहा नहीं गया। वो एकदम से रस्सी, जुआ, जोत सब तोड़कर भागा मारने के लिए उसे। हीरा ने मुख भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है। फिर 2-4 आदमियों ने मिलकर बैलों को पकड़ लिया, है ना। मुख भाषा में हीरा जो थोड़ा समझदार था, दोनों बैलों में मोती को गुस्सा आता था, आक्रोश जल्दी आता था, क्रोध। और जो हीरा था वो शांत स्वभाव का था। हीरा ने उसे कहा कि भागना बेकार है। मोती कहता है कि अभी इसने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी, अब बैल का जन्म लिया है तो मार तो खानी ही होगी। अब दोनों ही बैल आकर फिर उसने वो बांध देता है उनको चरनी पर। यहाँ भी उनको अब सूखा भूसा दिया जाने लगता है। और इसके साथ ही वो दिन भर अच्छे से काम नहीं करते, अड़े रहते हैं, विद्रोह प्रकट करते रहते हैं, तो उतनी ही मार खाते हैं गया से। दोनों बैलों को फिर से आज सूखा भूसा दिया गया। उनका यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। एक तो न खाने को है और उनके साथ परायपन का दुर्व्यवहार हो रहा है। मगर उसी घर से एक लड़की निकलती है, उन दो बैलों के लिए 2 रोटियां लाती है, एक उनके मुंह में डालकर चली जाती है। अब उनको इस घर में लगता है कि जैसे उनके हृदय को भोजन मिल गया है। यहाँ कोई तो अच्छा इंसान निवास करता है। ये लड़की भैरव की है, भैरव गया का साला है, उसकी माँ सौतेली है। वो इन बैलों और उसे बहुत मारती है। अब बैल भी मार खाते हैं, वो बच्ची भी, इसलिए उस बच्ची को इन बैलों के प्रति आत्मीयता हो जाती है। अब ये दोनों बैल दिन भर जोते जाते हैं खास, और बहुत काम इनसे लिया जाता है। शाम को थान पर बांध दिए जाते हैं और वो बालिका इनको रोज आकर 2 रोटियां दे जाती है। और ये एक गाल, 2 गाल मतलब 2 निवाले भूसा खाते हैं। और बस कुछ उस लड़की की दी हुई रोटी में ऐसी बरकत है कि दोनों जिए जा रहे हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। लेकिन जानते हो, एक बार उनको गुस्सा आता है। कहते हैं कि वो जो उनको मारता है ना, इसको उठाकर फेंक देते हैं सींगों से। तो मोती के हीरा कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो मालकिन है, हम ऐसा करें, हमें शोभा नहीं देता।
मालकिन तो क्या है, स्त्री है, उस पर हाथ उठा नहीं सकते। और गया, अगर ये गया को हमने भैरव को मार दिया तो ये लड़की अनाथ हो जाएगी। उसके बाद है वो एक रात अपनी मन में विचार करते हैं कि रस्सियाँ चबाते हैं और रस्सी टूट जाएगी तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन रस्सियाँ बहुत मोटी हैं। अचानक ही घर का दरवाज़ा खुलता है। वो लड़की फिर आती है, उनको एक एक रोटी देती है और कहती है, उनकी रस्सियों को खोल देती है और कहती भाग जाओ, आज घर में बात हो रही कि तुम्हारे नाक में नकेल डाली जाएगी, मतलब नथुनों में रस्सियाँ डाली जाती हैं ताकि खींचा जाता है तो दर्द होता है बैलों को। तो वो उनकी जो किसान होते हैं या मालिक उनकी इच्छा अनुसार काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब वो रात को वो लड़की ने जैसे ही रस्सियाँ खोली, वो दोनों बैल तेज़ी से भागते हैं। वो इतनी तेज़ी से भागते जा रहे हैं कि कहाँ से जा रहे हैं, कौन से खेत खलिहानों को पार कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता। और ये जो गया है अपने मित्रों को वापस उन बैलों को पकड़ने के लिए लेने जाता है, तब तक ये बैल बहुत आगे बढ़ गए हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं तो सुबह हो चुकी है। सामने वो मटरों का खेत है। दोनों पेट भर मटर खाते हैं। खेतों की हरी हरी मटर खाकर दोनों बहुत पेट पूजा करते हैं, है ना। और फिर आपस में उछल कूद भाग दौड़, सींग मिलाना, चाटना, ये सब काम करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। और इस दौरान वो पूरे जो फसल है मटरों की खेत बर्बाद कर देते हैं। अब मौज मस्ती इतनी अधिक बढ़ जाती है कि एक बार तो जो मोती है हीरा को इतना पीछे की तरफ सींग फंसा के धक्का देता है कि वो खाई में गिरने वाला हो जाता है। तो कई बार मौज मस्ती भी भारी पड़ जाती है। लेकिन अब देखते प्रातःकाल इन बैलों को ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है कि फसलों को नष्ट किया। आवारा पशुओं में कोई इसका मालिक नहीं है, तो सरकार ऐसे पशुओं को एक उनका कांजी हाउस होता है वहाँ पर रख दिया जाता है। और एक हफ्ते तक अगर कोई इनका पहचानने वाला मालिक नहीं आता है तो इनको नीलाम कर दिया जाता है। अब ये कांजी हाउस में एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन इन बैलों को कुछ भी नहीं दिया गया, एक चारे का दाना नहीं दिया गया। दोनों बहुत कमज़ोर हो गए, हड्डियाँ निकल आई हैं। दिन भर में ये बस एक दो बार पानी दिखा दिया जाता है। एक दिन सामने डुगडुगी बज रही है, नीलामी पशुओं की हो रही है। एक दड़ियाल आदमी आता है ना, जिसकी आंखें बहुत लाल हैं और बहुत कठोर सा चेहरा दिख रहा है। वो दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर गाड़ कर उनके मांस को टटोलने का प्रयास करता है। और इसके बाद ही दोनों मित्रों को समझ आ जाता है अपने अंदर के ज्ञान से कि ये कसाई है। अब उनकी कुछ खैर नहीं है। दोनों ही अंदर तक कांप जाते हैं, आत्मा तक। अब फिर क्या था, दोनों बैलों को वो नीलामी में खरीद लेता है। कि अब ये बैल कहते हैं कि अरे हम बेकार ही हम गया के घर से भागे। इनके मन में ऐसे विचार उठते हैं जैसे मौन भाषा में एक दूसरे को कह रहे हो, ये आदमी अब तो छुरी चलाएगा। तो दूसरा के बैल कहता है हीरा, कह रहे छुरी चलाएगा तो क्या हुआ, हमारा जीवन का अंत तो इसी प्रकार है। सब कुछ मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आएगा। अब दोनों को वो बैलों को दड़ियाल आदमी ले जा रहा है। दोनों की गति बहुत धीमी है, तो वो पीछे से डंडे मार रहा है। राह में वो देखते हैं वो बैल की खेतों में जो या मैदानों में जो पशु हैं उनके झुंड चहलकदमी कर रहे हैं, माने भाग दौड़ उछल कूद कर रहे हैं, खा रहे हैं पेट भर हरी हरी घास। तो उनके हृदय में भाव आता है कि कैसे स्वार्थी हैं, एक बार भी हमारी ओर नहीं देख रहे कि उनका ही भाई बंधु कोई नीलाम होने, माने उनके भाई बंधु का जीवन का अंत इस प्रकार होने जा रहा है। सहसा ही उनको अनुभव होने लगता है, अरे ये रास्ता तो उनका जाना पहचाना है। यहाँ से तो वो खेत में काम करने आया करते थे, वही बाग वही गांव। प्रतिक्षण तेज, हर क्षण उनकी चाल तेज होने लगती है।
उनकी सारी थकान, सारी कमजोरी गायब हो जाती है। ये है, लो ये तो अपना ही गाँव आ गया। इसी कुएं पर तो हम आया करते थे, है ना। जो और इसके बाद क्या हुआ, मोत ये तो हम बहुत अपने घर के नज़दीक आ गए। हीरा बोला ईश्वर की दया है, चलो भागो। और दोनों तेजी से उस आदमी भागते हैं, दौड़ते हैं और झूरी के घर तक पहुंच जाते हैं और अपनी थान में आके खड़े हो जाते हैं जहाँ उनको बांधा जाता था। झूरी द्वार पर बैठा है, बैलों को देखते ही खुशी से दौड़ता उनको उनसे लिपट जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धड़ियल आदमी बैलों की रस्सियां पकड़कर उनको ले जाने लगा। झूरी कहता है ये मेरे बैल हैं, तुम वो कहता नहीं ये मेरे बैल हैं। धड़ियल आदमी कहता मेरे बैल हैं, मैं कांजी हाउस से मवेशी खाने से नीलाम में ले आता हूँ। तो झूरी कहता मैं तो समझ रहा हूँ कि तुम चुरा कर ले जा रहे हो। कहता है मैं ये मेरे बैल हैं। झूरी कहता मैं नहीं दूंगा। वो आदमी कहता है कि मैं थाने में रिपोर्ट लिखाऊंगा, मेरे बैल हैं। दोनों के मध्य बहस होने लगती है। दड़ियाल आदमी चलाकर जबरदस्ती बैलों को ले जाना चाहता है, इतने में मोती सींग मारता है उसको और दड़ियल आदमी पीछे हटता है। मूर्ति ने पीछा किया, दड़ियल आदमी भागने लगा। अब वो मारने के लिए उसको करने लगा तो वो भागने लगा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका और दड़ियल का रास्ता देखता रहा। दड़ियल दूर से ही धमकियां देता रहा, गालियां निकालता रहा और चला गया हार कर। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। इसी तरह दोनों बैल, अब वो कहते हैं कि मर जाऊंगा ले पर उसके गांव में नहीं जाऊंगा। हमारी जान को तो कोई जान समझता ही नहीं है, इसलिए हम इतने सीधे होते हैं। अब जरा देर में नादों में खाली वह भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया गया जो जिनमें उनको खाना जो भूसी चुनी दी जाती थी वो नाद, उनमें भूसा, चारा, चोकर, दाना ये सब भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों बैलों को सहला रहा था, है ना, थपथपा रहा था, उनके शरीर पर हाथ फिरा रहा था और बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होकर तमाशा देख रहे थे। और उसी समय मालकिन ने आकर दोनों ही बैलों के माथे को चूमा। अब प्रश्न क्रमांक 1 है, झूरी के बैल किस नस्ल के थे? उत्तर क्रमांक 1, झूरी के बैल पछाई नस्ल के थे। हीरा मोती, झूरी के 2 बैल हीरा मोती पछाई नस्ल के थे। प्रश्न क्रमांक 2, गोई को झूरी ने कहाँ भेज दिया? उत्तर क्रमांक 2, गोई माने बैलों की इस जोड़ी को गोई कहते हैं, तो इन्हें झूरी ने अपने ससुराल भेज दिया। प्रश्न क्रमांक 3, झूरी को ससुराल जाते समय बैलों ने क्या समझा? उत्तर क्रमांक 3, झूरी की ससुराल जाते समय बैलों ने समझा कि झूरी ने उनको बेच दिया। प्रश्न क्रमांक 4, गोई ले जाते समय, बैलों की इस जोड़ी को ले जाते समय गया को पसीना क्यों आ गया? गया जो उसका साला था, तो गोई को अपने गांव ले जाते समय गया को पसीना इसलिए आ गया कि जब वो उन बैलों को पीछे से हकारता तो वो आगे से अड़ जाते और आगे से पकड़कर रस्सी खींचता तो वो पीछे की ओर अड़े रहते। दाएं की ओर ले जाने की कोशिश करता तो बाएं तरफ जाते और बाएं ले जाने की तरफ कोशिश करता तो दाएं तरफ जाते। तो मैंने उसकी जो वो करता उसके विरोध में प्रकट करने के लिए उल्टा ही तरफ काम करते। इसलिए उनको ले जाने में गाया को ना तो पसीना आ गया, बहुत अधिक परेशानी हुई। गाय के घर जाकर दोनों बैलों ने नाद में मुंह क्यों नहीं डाला? तो गया के घर जाकर दोनों बैलों ने नाद में मुंह इसलिए नहीं डाला क्योंकि एक तो झूरी से और अपने गांव से बिछुड़ने का गम था, उनको दुख था, और यहाँ पर सब क्या थे, पराए लग रहे थे। ये गांव, ये लोग, ये घर, सब कुछ पराया पराया सा लग रहा था। मन अत्यंत दुखी था। खा और खा स्तंभ में 2 बात मनी जो पात्र हैं इस कहानी के, उनका नाम लिखा है और उनके द्वारा जो डायलॉग बोले गए हैं वो लिखे गए हैं।
तो झूरी झूरी क्या कहता है कि चारा मिलता तो क्यों भागते। बालिका, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। मजूर, मालकिन मुझे मार डालेगी। पर झूरी की पत्नी, कैसे हराम, नमक हराम बैल हैं। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न। झूरे के घर प्रातःकाल लौटने पर बैलों का स्वागत किसने किया। तो झूरी के घर प्रातःकाल लौटने पर पहले तो झूरी ने उन बैलों को जाके उनके माथे को चूमा। दूसरा, गांव के बच्चों ने इकट्ठा होकर उन पशुवीरों को सम्मान के रूप में कोई अपने घर से रोटी ले आए, कोई भूसी, कोई चूनी, नहीं कोई भूसी और कोई चोकर ले आया। और प्रश्न क्रमांक 2, गया के घर से भाग आने पर बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो उत्तर क्रमांक 2, गया के घर से भाग आने पर झूरी और उसकी पत्नी में कहा सुनी हो गई। झूरी की पत्नी ने उन मजदूर को ताकीद दे दी कि अब इन बैलों को सिर्फ सूखा भूसा देना, खली चूनी नहीं दी जाएगी। तो वो जो कुछ खाते तो सूखा सूखा सा उनको लगता। प्रश्न क्रमांक 3, दोनों बैलों ने आज़ादी के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो उत्तर क्रमांक 3, तो पहले दोनों बैलों ने आज़ादी के लिए पहले तो गया का विरोध किया, है ना। जैसा वो उनको साथ काम लेना चाहता था वैसा वह करते नहीं थे, रोज़ बहुत डंडे मार खाते थे। और दूसरी बात कि दोनों ही बैलों ने अपने मुंह से रस्सियाँ, मोटी मोटी रस्सियाँ काटी और अपने पगे जो खूंटे थे उनको तोड़ाकर एक बार तो वो घर भागा और दूसरी बार भी वो रस्सियाँ काट रहे थे तो बच्ची ने उन्हें खोल दिया, वो वहाँ से भाग ली। अब प्रश्न क्रमांक 4, हीरा मोती के पारस्परिक प्रेम का वर्णन कीजिए। तो हीरा मोती दोनों के बीच बहुत भाईचारे और अच्छी मित्रता का संबंध था। दोनों विक्रय के नाते नहीं, प्रेम के नाते आपस में सींग मिलाते, एक दूसरे को चाटते और अपने प्रेम को प्रकट करते। ऐसा लगता है कि दोनों मौन भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और अंत तक हम इस कहानी में देखते हैं कि दोनों ही भागने का काम और जो कुछ करते हैं वो साथ साथ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, भैरों की लड़की को बैलों से आत्मीयता, अपनापन क्यों हो गया था, आत्मीयता क्यों हो गई थी। उत्तर क्रमांक 5, भैरों की लड़की की सौतेली माँ थी जो उसे बहुत मारती थी और काम लेती थी और बैलों के साथ भी इस घर में ऐसा ही व्यवहार होता था। इसलिए जब भैरों की लड़की बैलों को मार खाते देखती तो उसे दुख होता, इसलिए इन बैलों से आत्मीयता थी और वो 2 रोटी रात को लाती, एक एक रोटी इन दोनों को दे जाती और अंत में बैलों को भागने में भी उसने मदद की, इनकी रस्सियाँ खोली। प्रश्न क्रमांक 6, दोनों बैल अधड़ियल व्यक्ति को देखकर क्यों काँप गए। तो उत्तर क्रमांक 6, दोनों बैलों के जब मांस में दड़ियल व्यक्ति ने उंगली गड़ाकर देखा तो वो समझ गए कि वो कसाई है। अब वह उन्हें मार डालेगा, छुरी चलाएगा और उनके जो है चमड़ी, खाल, हड्डियाँ, सींग सब कुछ बेचे जाएंगे। तो वो दड़ियल व्यक्ति को देखकर उनका अंदर तक वो कांप गए। सिद्ध कीजिए कि कहानी अपने आप उद्देश्य में पूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 7, इस कहानी में हम देखते हैं इसलिए उद्देश्य में बने सफल है क्योंकि इस कहानी में देखते हैं कि जैसे मनुष्य के अंदर मानवीय संवेदनाएं होती हैं, दुख सुख, अपने पराये का आभास होता है, तो इन दोनों बैलों के मध्य भी है। और ये भी जानवर भी ये जो सीरम होती हैं वैसे ही अनुभव करते हैं। और इसके साथ भी हम ये देखते हैं कि जब पशुओं की उपयोगिता नहीं रह जाती है तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो ये कहानी अपने उद्देश्य में सफल है। और प्रश्न क्रमांक 8 बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये बड़ा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कई बहुत थोड़े बड़े रूप में।
तो इसलिए ये हम बाद में पार्ट 2 समझाते समय करेंगे। अब भाव विस्तार तो पुस्तक के बीच से ये लाइन है, आप लोग इसको कर पाएंगे नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। हम भाषा अध्ययन पर आते हैं। तो मारता पीटता द्वंद्व समास है, नहीं इससे वाक्य बनाने, ये भी आप बना लेंगे। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करना है। तो उपसर्ग है विष, धनवा है ना, विष और वास, अभी और नंदन। अभी इसमें उपसर्ग है विष, उसमें उपसर्ग है निर, उपसर्ग निर्दय में निर उपसर्ग है, अनुमान में अनु उपसर्ग है, और दुर्बल में दुर और बल दुर उपसर्ग है, और अनाथ में आ उपसर्ग है। निम्नलिखित समासिक पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। संध्या समय संध्या का समय, प्रातःकाल प्रातः का समय, प्रातः का काल, और ये बाल सभा बच्चों बालकों की सभा, पशुवीर जो वीर हैं, पशु कर्मधारय समास है, वीरों की विशेषता बताई जा रही है, पशुओं की विशेषता बताई जा रही है कि वो वीर हैं। और दोपहरे दो पहर, तो ये द्विगु समास है, जहाँ पहला पद संख्यावाची होता है, स्टार्टिंग का शब्द जो होता है वो काउंटिंग बताता है, तो वो द्विगु समास है। गाय बैल ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना, तो ये द्वंद्व समास है। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखा है। मन है धर हर, तो मन है विसर्ग आएगा, तो विसर्ग संधि है। सुधन आग स्वर संधि है। सत जन व्यंजन संधि है। अंतर ज्ञान, तो अंतर्धन ज्ञान, तो ये आपकी स्वर संधि है। वाक्यों को शुद्ध करना है, तो यहाँ पर संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। संध्या काल और समय और काल दोनों एक ही बात है, तो एक वाक्य में एक अर्थ देने वाले दो शब्द नहीं होते हैं। तो संध्या काल दोनों बैल अपने स्थान पर पहुँचे, या समय हटेगा या यहाँ से काल हटेगा। गांव के इतिहास में ऐसी अभूतपूर्व घटना पहले कभी नहीं हुई थी। तो अभूतपूर्व मान में पहले ना होना और पहले नहीं हुई, ये भी दोनों ही शब्द एक ही अर्थ दे रहे हैं, अभूतपूर्व भी और पहले कभी नहीं। दो बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ, तो दोनों बैलों का। और पहाड़ से उतरते हुए उसका पैर फिसल गया। इस वीडियो को देखना अगर आप लोग के लिए उपयोगी हुआ हो या लाभदायक रहा हो, तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। जो लिखा है, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं।